फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 एक बार फिर से भारत के किसानों ने शुरू कर दिया है। Farmers are marching towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crops failed. इस प्रोटेस्ट में 200 किसान यूनियन, कई हजारों किसान अपने 5000 ट्रैक्टर्स को लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। Thousands of farmers march in protest. किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन मेरे इस फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल है। पहला सवाल, क्यों किसी मेजर नेशनल इवेंट के दौरान ही ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं? जैसे आप ही ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर पब्लिक के लिए ओपन हुआ। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और नोएडा से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उस स्टेट के हजारों फार्मर्स गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मोर्चा लेकर पहुंच गए। फिर 15 नवंबर 2023 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डिपॉजिट किए। इसके भी ठीक 11 दिन बाद वापस से हजारों किसानों ने रास्तों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 22 जून 2023 को भी यही हुआ था। जैसे ही अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की ओपनिंग का डेट अनाउंस किया, इसके भी ठीक एक महीने बाद 27 जुलाई 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी मीटिंग ली और उसमें एक मैस प्रोटेस्ट की प्लानिंग करी। इनफैक्ट एक फॉर्मर लीडर का बयान सुनो। मोदी दा ग्राफ बहुत मंਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ। दिन साडे कोले थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। वेल, राम मंदिर और पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी से फार्मर प्रोटेस्ट का क्या लेना देना? आई मीन, ये लोग फार्मर्स के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर 2024 इलेक्शंस के लिए? मेरा दूसरा सवाल, मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट होता है जिसके लिए प्रोटेस्टर्स को मॉक ड्रिल्स करने पड़ते, ट्रेनिंग करनी पड़ती है और 6 महीने के राशन का इंतजाम करना पड़ता है? यस, ये सारे प्रोटेस्टर्स पुलिस को चकमा कैसे देना है इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक तो पंजाब, हरियाणा और नोएडा में तो कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है जो सीधे सीधे पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, और इन ट्रैक्टर्स के साथ भी मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब मेरा तीसरा बड़ा सवाल, मुझे बताओ कि इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के जरिए एक्चुअली में फार्मर्स की डिमांड रखी भी जा रही है क्या? और क्या उनकी ये डिमांड्स साकार हो भी सकती है? क्योंकि जरा फार्मर्स के डिमांड की डॉक्यूमेंट का ये 8वां डिमांड तो देखो। अब जरा आप ही सोचो, फार्मर्स के राइट्स का और सीए प्रोटेस्टर्स का, जिसमें शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। और उमर खालिद जो कश्मीरी सेपरेटिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है कि बात क्यों हो रही है? आई मीन, इनके रिहा होने से क्या देश भर के फार्मर्स का भला होने वाला है? इन्हें इससे क्या बेनिफिट मिल रहा हो सकता है? पंजाब के किसानों, दिल्ली दे कोलों मंगिया अज तक कुछ नहीं मिलिया। फसलां थोड़ियां, जमीनां थोड़ियां ते काबज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलदी। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब दे किसानों दे नौजवानों, दिल्ली मलनी पैनी है। दी हिक ते ला दो ते झंडे। अब डेफिनेटली प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट जरूर है, बट ऐसी कई सारी बातें हैं जो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 को काफी अनयूजुअल बना रही है, सवाल खड़े कर रही है। वेल, आज हमारे देश के अन्नदाता, जिनके बलबूते पर हमारा देश ना सिर्फ खाना खाता है बल्कि उनकी फसलें को एक्सपोर्ट करके पैसे भी कमाता है, तो क्या देश इनके साथ अन्याय कर रहा है या फिर कुछ लोग अपने गलत फायदे के लिए इन बेचारे किसानों को मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका जवाब आप खुद ही दोगे पूरी कहानी सबूतों के साथ समझने के बाद। और हाँ, इस वीडियो के एंड में इसी मुद्दे को लेकर मेरा एक पर्सनल मैसेज भी है जो इस मुद्दे से हमें लाइफ चेंजिंग लर्निंग भी दे सकता है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको उससे कुछ नया सीखने मिलता है तो। नाउ बिफोर वी डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं 2 चैनल्स में क्रिएटर होने के साथ साथ एक स्टार्टअप फाउंडर भी हूं। और इनिशियली जब हम ग्रो कर रहे थे तब हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमें हमारा बिजनेस मैनेज करना था, लेकिन हम सारा काम खुद ही मैनुअली हैंडल कर रहे थे। कुछ समय बाद जैसे ही हम ERP सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट होना शुरू हुए, तब हमें यह रियलाइज हुआ कि ये तो कोई भी बिजनेस का लाइफ हैक है, जो अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को पता नहीं। इससे लिटरली आपका पूरा बिजनेस मैनेज हो सकता है, जिससे आप एज अ फाउंडर काफी सारे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर सकते हो, जैसे ग्रोथ एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा जो गलती हमने की आप वो ना करो, जिसके लिए आप उडू का इस्तेमाल कर सकते हो।
क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लगेगा आपके पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ये एक ERP प्लेटफॉर्म है जो आपका वेबसाइट, ई-कॉमर्स, CRM, सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और बहुत कुछ सब एक ही जगह पर इंटीग्रेट करके मैनेज कर लेगा। उडू की सबसे यूनिक बात यह है कि आपके लिए फर्स्ट ऐप हमेशा यहां पर फ्री है। यहां 100% सारे ऐप्स के लिए होस्टिंग और सपोर्ट भी कंप्लीटली फ्री है, कोई लिमिट नहीं। प्लस उडू आपको ईयरली और मंथली स्टैंडर्ड प्लान्स के ऑप्शंस देता है जो काफी अफोर्डेबल भी है। सो अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, तो आप भी उडू के 12 मिलियन से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो 10 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने दिल्ली चलो का नारा लगाया और यहां से शुरुआत हुई फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024 की। SKM ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के 200 किसान ऑर्गेनाइजेशंस का एक यूनियन है जो पिछले फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बना था और अब इस बार फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 को लीड कर रहे हैं राकेश टिकैत और जोगिंदर सिंह उग्रहण। लेकिन इस बार इसी प्रोटेस्ट को एक लीडर योगेंद्र यादव भी बैक चैनल से सपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इस प्रोटेस्ट के यही 3 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और यही 3 लीडर्स अपने अपने किसान यूनियंस के भी टॉप लीडर्स हैं। जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन BKU के टॉप लीडर है, जोगिंदर सिंह उग्रहण BKU एकता उग्रहण के लीडर है और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। और आज भी इन लीडर्स और SKM दोनों की किसान ऑर्गेनाइजेशन पर इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है कि इनके 10 फरवरी 2024 को नारा लगाते ही ओवरऑल इंडिया से यानी यूपी, नोएडा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से कई किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इस नारे के साथ 16 फरवरी को SKM ने नेशन वाइड ग्रामीण बंद यानी कि देश भर के हर गांव को बंद रखने का भी अल्टीमेटम दे दिया। अब इन प्रोटेस्ट के जरिए फार्मर्स अपनी 2 तरह की डिमांड को फुलफिल करवाना चाहते हैं। पहली, फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020 के अनकंप्लीटेड डिमांड्स को पूरा किया जाए और दूसरी, उनकी 5 नई डिमांड्स को भी पूरा किया जाए। बट बिफोर मूविंग एनी फर्दर, हमारा यह जानना भी बहुत जरूरी है कि फार्मर्स की दोनों डिमांड्स फीजेबल और रीजनेबल है भी कि नहीं, क्योंकि उससे भी हमें एक आइडिया लगेगा कि यह प्रोटेस्ट कहां तक जेन्युइन है और कहां तक बैक चैनल द्वारा पावर्ड। तो इन सारी डिमांड्स को अच्छे से समझने के लिए पहले 2020 प्रोटेस्ट की डिमांड्स का एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि सरकार ने इन किसानों की किन डिमांड्स को पूरा किया और कौन सी अब तक पूरी नहीं हुई है। सो 2020 के मेजर डिमांडों में से पहली डिमांड थी 3 फार्म लॉज हटाओ। बेसिकली ये वो लॉज थे जिनकी मदद से गवर्नमेंट ने मिडलमैन हटाकर फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिया था। इन्हीं लॉज में से एक लॉ के तहत फॉरेन कंपनीज इंडियन एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती थी। बट फार्मर्स चाहते थे कि 2020 लॉ से पहले जो चल रहा था वही चलता रहे और गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए तभी ही इस लॉ को हटाकर इनकी इस डिमांड को पूरा भी किया। अब दूसरी डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाओ। सो बेसिकली सरकार फार्मर्स को लॉस में जाने से बचाने के लिए कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स को उनसे एक फिक्स्ड प्राइस में खरीदती है, पर फार्मर्स चाहते थे कि सरकार वो क्रॉप्स खरीदने में C2+50% का फॉर्मूला यूज करे। यानी अगर 100 रुपए की फसल है तो उन्हें सरकार 150 रुपए में उनसे खरीदे, यानी सिंपली उनकी फसल को उसकी वैल्यू से ज्यादा भाव में खरीदे। अब ये डिमांड अभी भी पेंडिंग है। और फाइनली तीसरी डिमांड, पूरे देश में फ्यूल पर लगने वाले टैक्सेस को हटाओ, विच मींस देश में पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है वो मत लो। अब ये कितना पॉसिबल है? मतलब इससे जीडीपी में 2% यानी 8 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब टैक्स अगर हटाया तो ये अमाउंट मिलना डायरेक्ट बंद हो जाएगा एंड इसीलिए ये डिमांड भी अब तक पेंडिंग रखी गई। अब इन डिमांड्स के अलावा 2020 की ही एक काफी स्ट्रेंज डिमांड है जिसे फार्मर्स ने इस प्रोटेस्ट में भी रखा है। डिमांड नंबर 1, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉ बना दो, जिससे कोई भी गवर्नमेंट रहे बट सालों साल फार्मर्स को कंपलसरीली ये पेमेंट मिलती रहनी चाहिए, फिर चाहे उस साल गवर्नमेंट का प्रॉफिट हुआ हो या फिर नहीं। एंड यू नो, आज के तारीख में सिर्फ 23 प्रोडक्ट्स पर ही MSP देने के लिए सरकार हर साल करीब 3 लाख करोड़ अपने जेब से खर्चती है। और इस बार तो फार्मर्स की ये भी डिमांड है कि सारे क्रॉप्स को MSP दो। अब प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, करंटली गवर्नमेंट 23 नॉन पेरिशेबल गुड्स जैसे कि गेहूं हो गए, इन्हें कॉम्पेंसेशन के लिए किसानों से खरीदती है। लेकिन अगर सभी क्रॉप्स पर यह लागू कर दिया जाए, इसका मतलब पेरिशेबल क्रॉप्स पर भी,
तो सरकार पेरिशेबल क्रॉप्स का क्या करेगी? वो तो खराब हो जाएंगे। और 23 गुड्स में ही 3 लाख करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो सारे गुड्स खरीदने लग जाए तो कितना पैसा सिर्फ एमएसपी में ही चले जाएगा। डिमांड नंबर 2, फार्मर्स और फार्म लेबरर्स के लिए 10,000 के ऊपर वाले सारे कर्ज माफ कर दिया जाए। हजारों फार्मर्स और उनके हजारों करोड़ के लोन्स, ये अमाउंट इन टोटल 18.4 लाख करोड़ का अमाउंट है। इज दिस इवन पॉसिबल? डिमांड नंबर 3, 58 इयर्स और उसके ऊपर की एज वाले फार्मर्स और फार्म लेबरर्स को हर महीने 10,000 की पेंशन दी जाए। अब यहां पर देश की मेजॉरिटी आबादी किसान है, अब इसमें 58 प्लस कितने होंगे? और उन सभी को हर महीने 10,000 रुपए ये मल्टीप्लाई करके अगर आप जोड़ लोगे तो ये आंकड़ा लाख करोड़ प्लस आसानी से पहुंच जाता है सिर्फ और सिर्फ पेंशन के खर्चे में। डिमांड नंबर 4, लखीमपुर खेरी हत्याकांड, जिसमें कार ने प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को कुचल दिया था, उसके कल्प्रिट्स को पनिश की जाए और दिल्ली मार्च के दौरान 8,000 फार्मर्स पे फाइल्ड पुलिस केसेस को खारिज कर दिया जाए। डिमांड नंबर 5, 2020-21 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए 600 फार्मर एक्टिविस्ट के फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। अब इन 5 मेजर डिमांड्स के साथ प्रोटेस्ट में उतरे नोएडा के फार्मर प्रोटेस्टर्स की भी अपनी अलग डिमांड्स हैं। जैसे सरकार ने जो कुछ पहले ही नोएडा के किसानों से हाईवे बनाने के लिए जमीन ली थी, और इनफैक्ट उस जमीन के लिए सरकार ने किसानों को पैसा भी ऑलरेडी दे दिया था, पर अब वो किसान चाहते हैं कि पैसे के अलावा सरकार से 10% प्लॉट एक्स्ट्रा उनको मिलना चाहिए। Farmers in both the city of Noida and Greater Noida have escalated their protest through the Kisan Mahapanchayat, pressing for a 10% आबादी land. क्योंकि नोएडा की जमीनों का भाव अब बढ़ चुका है और उनकी ये भी डिमांड है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलने चाहिए। अब जरा यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैग्मेटिकली सोचते हैं। गवर्नमेंट ने 2020 प्रोटेस्ट के बाद इनकी सारी वैलिड डिमांड्स यानी 3 फार्म लॉस को तो तुरंत हटा दिया, पर मिनिमम 30 लाख करोड़ का नुकसान करवा के फ्यूल टैक्सेस को हटाना, हर एक क्रॉप को एमएसपी देना, हर बूढ़े किसान को 10,000 रुपए पेंशन देना, एक्वायर्ड लैंड के बदले 10% प्लॉट और जॉब्स देना, क्या ये डिमांड्स आपको जायज नजर आ रही है? इससे कम अमाउंट तो सरकार ने कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए यूज किया था। अब चलो ये सारी डिमांड्स फिर भी फार्मर्स से रिलेटेड, लेकिन इनकी 8वीं डिमांड आपने देखी? ये देखो, ये 2020 की ही डिमांड है जो इस बार भी उठाई जा रही है। बेसिकली जैसे ये इन लोगों को कहते हैं प्रो डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल्स और सीएए प्रोटेस्टर्स, ये फार्मर्स इन्हें रिहा करवाना चाहते हैं। और ये डिमांड्स आखिर फार्मर्स से कैसे जुड़ी है, इससे किसानों को कैसे बेनिफिट होगा, कोई सेंस नहीं बनता। तो अब सवाल आता है कि ऐसी डिमांड्स फार्मर्स आखिर रख क्यों रहे हैं? वेल, जैसे हमने शुरू में भी देखा था, इन प्रोटेस्ट की टाइमलाइन भी एकदम अटपटी है, एक पैटर्न की तरह। ये सारे प्रोटेस्ट किसी न किसी मेजर नेशनल इवेंट के बाद ही शुरू हो रहे हैं और ये सब कुछ बहुत ही फिशी लग रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स को मून्स एंड स्टार्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं, जो कि प्रैग्मेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। और शायद ये डिमांड्स आनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अनफेयर टू अदर सिटीजंस ऑफ द कंट्री। बट कुछ लीडर्स उन्हें यही सपना दिखाकर, उन्हें ये विजन दिखाकर उनसे ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। सो अब नेचुरली जो लीडर्स किसानों से ये करा रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। सो आइए जरा इन लीडर्स के कुंडली पर जरा गौर करते हैं और समझते हैं कि इन्हें क्या फायदा होगा। इन प्रोटेस्ट के पीछे के मास्टरमाइंड संयुक्त किसान मोर्चा के तीनों चीफ लीडर्स हैं, जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था। ये तीनों लीडर्स अपने अपने किसान यूनियन के भी टॉप लीडर्स हैं, जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के टॉप लीडर है, जोगेंद्र सिंह उग्रहण बीकेयू और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। अब इनमें से सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र ने यह ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट फार्मर के राइट से ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट को पावर से गिराने के लिए किया, ताकि ऑपोजिशन पार्टीज फिर से पावर में आ सके। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि राकेश टिकैत के साथ मिलकर वो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि किसानों के सामने हर बार योगेंद्र बताते रहते हैं कि फार्म लॉस 2020 किसान विरोधी है। मैं साधारण भाषा में कहूं तो इसे मैं कहता हूं जमाखोरी, कालाबाजारी, अनुमति कानून। लेकिन वो खुद ही कुछ वक्त पहले तक तो बोल रहे थे कि देश को फार्म लॉ जैसा कानून बनाना चाहिए। कोई ना कोई तरीका इसका निकालें जिससे किसान जो है वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में 7 लेयर है। तो यही तो वो फार्म लॉस कर रहे थे जो उन्होंने रिपील करवाए। सो कुछ समझे, बेसिकली फार्मर्स के राइट्स का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एस्पिरेशन जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर फार्मर्स को राइट्स मिले या ना मिले, योगेंद्र को पॉलिटिक्स में खुद की पोजीशन जरूर बनानी है, ऐसा नजर आ रहा है। और यही बात आपको इनका बैकग्राउंड समझकर और क्लियरली समझ में आ जाएगी।
सो योगेंद्र बेसिकली फार्म प्रोटेस्ट के पहले बिहार के एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, किसान नहीं। लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर योगेंद्र अचानक से फार्मर लीडर बन गए। इसके अलावा उन्होंने खुद भी इंडियन पॉलिटिक्स में कई बार एक पोजीशन बनाने की कोशिश की है। क्या आपको पता है योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं? यस, लेकिन यहां पर भी इनका कुछ नहीं हो पाया तो वो ममता बनर्जी के साथ भी कुछ टाइम के लिए जुड़ गए थे। उन्होंने उनके साथ कई इलेक्शन रैलीज में प्रचारक के तौर पर काम किया था और वहां पर भी उन्हें वो पॉलिटिकल स्टैचर नहीं मिला। सो शायद इसीलिए योगेंद्र ने फार्मर्स प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए। बट यहां से भी 2021 में उनके ही साथी राकेश टिकैत ने उनको इन प्रोटेस्ट से बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक बात, योगेंद्र यादव के ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कोई हल्के फुल्के एस्पिरेशंस नहीं है, बल्कि एट एनी कॉस्ट वाले एस्पिरेशंस हैं, क्योंकि इनके तो अपना पर्सनल स्टैचर बनाने के लिए एंटी नेशनल लोगों के साथ कनेक्शंस भी सामने आए। अब 2020 के दिल्ली राइट्स या सीएए एक्ट के खिलाफ वाले राइट्स तो आप सबको पता ही होंगे। ये राइट्स भी योगेंद्र यादव ने सभी एंटी नेशनल के साथ मिलकर अरेंज करवाए थे। इनफैक्ट न्यूज आउटलेट ओपी इंडिया के पास तो योगेंद्र के राइट्स के लिए की गई मीटिंग्स के पिक्चर्स भी है। और जिसकी आप देख सकते हो, इसमें शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है और उमर खालिद जो कश्मीरी सेपरेटिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है, वो भी शामिल है। अब जॉर्ज सोरोस को तो आप जानते ही होंगे, हमने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जहां हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे सोरोस 8000 करोड़ इंडिया में फंड कर रहा है इंडिया में सत्ता बदलने के लिए, करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ाकर। नाउ गेस व्हाट, इसी सोरोस लिंक्ड फाउंडेशन CSDS के योगेंद्र फाउंडिंग मेंबर है। यू हर्ड दैट राइट, फाउंडिंग मेंबर। अब सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो इसका क्या मतलब निकलता है? बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। अब बात करते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के दूसरे लीडर राकेश टिकैत की। राकेश भारतीय किसान यूनियन के टॉप लीडर है और उनके भाई नरेश टिकैत BKU के प्रेसिडेंट है। सो बेसिकली टिकैत फैमिली BKU इस यूनियन के थ्रू फार्मर्स को लीड करती है। अब BKU वैसे तो एक भारतीय किसान यूनियन है, लेकिन इसके लीडर्स हर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। जैसे राकेश फार्मर्स प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके भाई नरेश रेस्लर्स प्रोटेस्ट में शामिल थे और इवन राकेश के बेटे CC टिकैत को भी रेस्लर्स प्रोटेस्ट में देखा गया। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा फिशी है कि एक फार्मर लीडर हर प्रोटेस्ट में शामिल क्यों हो रहा है, और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स को यहाँ पर मामला थोड़ा गोलमाल लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राकेश उनकी टोटल प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ है, बट प्रोमिनेंट आउटलेट DNA न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी टोटल अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी 80 करोड़ तक है। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये इनकी खानदानी विरासत हो सकती है, बट क्या एक फार्मर लीडर दूसरे फार्मर लीडर का मर्डर सोच सकता है? सो नरेश टिकैत पर उन्हीं की तरह एक किसान यूनियन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की हत्या का आरोप है, जिससे ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि इनका बैकग्राउंड कुछ बहुत ही डिसेंट नहीं है और शायद फार्मर्स के इंटरेस्ट से ज्यादा इन्हें अपने पर्सनल इंटरेस्ट प्यारे हैं। अब जरा बैकग्राउंड चेक करते हैं 2024 प्रोटेस्ट के तीसरे बड़े लीडर जोगिंदर सिंह उग्रहण के। सो बाकी लीडर्स की तरह जोगिंदर यहाँ पर रातों रात किसान नहीं बने, ना उनकी फैमिली हिस्ट्री की लाइफ प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। जोगिंदर वाकई में एक किसान है और वो एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, लेकिन एक फार्मर और फार्मर लीडर होकर भी पिछले प्रोटेस्ट में फार्मर्स की डिमांड को छोड़कर ये एंटी नेशनल्स यानी शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों को रिलीज करने की डिमांड क्यों कर रहे थे, और वो भी ऑफिशियल डिमांड लिस्ट में लिखवाकर। और ये कोई इकलौता ऐसा इंस्टेंस नहीं है, इन्होंने कई बार एंटी नेशनल स्टैंड लिया है, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स को जो CAA एक्ट के खिलाफ थे उनको सपोर्ट करते हुए उन्हें खाना प्रोवाइड किया था, और वो बिल्कुल भी अपने पॉलिटिक्स को लेकर एपोलोजेटिक नहीं है। सो अब तक की हमारे रिसर्च में इनका क्लियर मोटिव प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मे भी हो सकता है पर्सनल एम्बिशंस, मनी, बिकॉज जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन यहाँ पर लिंक्ड है तो पैसे खूब पंप हो रहे हो सकते हैं, बट ये बात तो बिल्कुल साफ है कि फार्मर्स के लिए फाइट नहीं कर रहे। एंड अब ओवरऑल प्रोटेस्ट की बात करें तो ANI में पब्लिश्ड इंडियन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से प्रोटेस्ट के लिए 5000 ट्रैक्टर्स आने वाले हैं और उन ट्रैक्टर्स को बाकायदा मॉडिफाई किया गया। उनमें हाइड्रोलिक टूल्स लगाए गए हैं ताकि वो बैरिकेड्स और फायर रेजिस्टेंट हो, और उसमें ऐसे भी टूल्स को फिट किया गया है जिससे अगर टीयर गैस को फायर किया जाए तो फिर भी ट्रैक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स के साथ काफी मॉक ड्रिल्स भी किए हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक 1500 ट्रैक्टर्स फार्मर्स के लिए 6 महीने का राशन कैरी कर रहे हैं। अब इंटेल एजेंसी के हिसाब से ये थोड़ा डाउटफुल है, भला प्रोटेस्ट के लिए 6 महीने का राशन क्यों कैरी किया जा रहा है, और बस इसीलिए इंटेल एजेंसीज ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि इसमें कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये पूरा मुद्दा ना हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख देता है।
जो ही मेरा मैसेज है इस वीडियो के जरिए आपके लिए, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपने मुझे अपने 20 मिनट दिए तो आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलना चाहिए जो लाइफ चेंजिंग पोटेंशियल रखते हैं। सो आपने देखा होगा बहुत मीडिया चैनल्स किस तरह से इस इशू को ब्लो आउट कर रहे हैं, डेटा को मैनिपुलेट करके, फैक्ट्स को फैब्रिकेट करके कुछ और ही पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं कि फार्मर्स के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन असली सच जैसे आपने देखा कुछ और ही है। वेल, सच तो यह है कि किसी भी इंसान की सोच को कंट्रोल करना आज एकदम आसान हो गया है, और उसके खुद के स्व इच्छा से प्रोपोगेंडास और नैरेटिव्स के थ्रू। और इंडिया में न्यूज मीडिया के पूरे जाल बिछे हुए हैं जो फंडिंग्स आने पर उस नैरेटिव को सर्कुलेट करते हैं। तो ऐसे में एक क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप करना आज सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। एक्चुअली ये माइंडसेट आज एक सुपर पावर की तरह हो गया कि आप सच्चाई और सही दिशा को खुद अपने एफर्ट से खोजें, और यही माइंडसेट हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा आगे भी लेकर जाता है। भीड़ के शोर से हमारी खुद की अंदर की आवाज भी पहचानने में मदद करता है और हमारे भीतर के सत्य को समझने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि हर किसी के जिंदगी की दिशा वो खुद ही ढूंढ कर निकाल सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज भीड़ का शोर आज के जमाने में इतना ज्यादा आ चुका है कि आपके ही अपने अंदरूनी सत्य की आवाज इस शोर में बहुत आसानी से दब जाती है और जिंदगी भर अनसुनी रह जाती है। सो जरूरी है हम एक रैशनल और क्रिटिकल सोच अपनाएं और अपने कंट्रोल की चाबी अपने तक ही सीमित रखें, ताकि कोई हमें अपने फायदे के लिए हमारे ही सहमति से हमें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल ना करे। अब दूसरा मैसेज जो सब तक पहुंचना चाहिए, चाहे लीडर हो या सिटीजन, वो ये है कि कभी भी पर्सनल एम्बिशंस के लिए देश की एकता और प्रगति में आंच नहीं लगाना चाहिए। नेशनलिज्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है जो भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाएगा, और हर भारतीय के दिल में इसकी ज्वाला हमेशा जलती रहनी चाहिए। जब तक हम ये माइंडसेट और ये स्टैंडर्ड, आई रिपीट, ये स्टैंडर्ड सेट नहीं कर लेते हम इंडियंस के लिए, तब तक हम मिलकर हमारे इस जन्मभूमि जिसे भारत माता कहते हैं उसके सुनहरे दौर को दोबारा नहीं देख पाएंगे। और तीसरी सीख इस मुद्दे से जो हमें मिलती है वो ये है कि आज के दौर में ना कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, फिर चाहे वो नेता ही बनने का क्यों ना हो, कि एक्चुअल वैल्यू क्रिएट किए बिना आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, चाहे कितने ही जॉर्ज सोरोस के अरबों ना लग जाए। ऐसा पहले हो सकता था जब देश इतना कनेक्टेड नहीं था, इतने ऑप्शंस नहीं थे और इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज एक्चुअल में किसी का भला ना करके, किसी को वैल्यू नहीं देकर उनकी आंखों में बस धूल झोंकना करियर सुइसाइड है। तो आप सभी व्यूअर्स तक बस मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, इवॉल्व करते रहो। अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के कंपटीशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस सिद्धांत को डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी हमें समझाती है। न्यू आइडियाज और न्यू इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करो। क्या इंप्रूवमेंट्स आप अपने डोमेन में ला सकते हो वो फाइंड आउट करो, और बस उन्हीं यूनिक और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज से पॉजिटिव बदलाव लाओ। बस यही प्रिंसिपल, ये कोई नॉलेज नहीं है, ये एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, प्रकृति का कायदा है जो आपको आज के जमाने में सबसे ज्यादा काम आएगा और जिंदगी को सक्सेसफुल और खुश बनाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने नैरेटिव के बारे में जाना, वेस्ट में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर वेस्टर्न मीडिया का एक अलग ही झूठा नैरेटिव चल रहा था कि वेस्ट के सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया अब खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे रिसर्च से यह सामने आया, बैक्ड अप विद डेटा ऑफ कोर्स, कि रशिया का एक्चुअली तो गोल्डन एज चालू हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर से। क्या आप ये जानते हो रशिया को ये वॉर स्टार्ट करते ही $12.5 ट्रिलियन का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है। ये पूरे चाइना के जीडीपी के बराबर है। यस, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। चाइना के जीडीपी जितना प्रॉफिट रशिया को इस वॉर से हुआ है। इनफैक्ट आपको यह भी बताया जा रहा है कि ये वॉर रशिया ने शुरू किया था, बट असल में तो रशिया कभी वॉर लड़ना ही नहीं चाहता था। सो ये पूरा मामला क्या है, इसे मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। आपको एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा जो कोई नहीं बता रहा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडू। ये एक ऑल इन ऑल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को कवर करता है, और उसमें फर्स्ट ऐप आपको हमेशा फ्री मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।